हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। मैं हूं फैज़ान और स्वागत है कहानी के एक और इस एपिसोड में। की कहानी एंटीलिया के ऊपर है, मुकेश अंबानी का घर। एंटीलिया के बाहर एक गाड़ी स्कॉर्पियो मिली जिसमें विस्फोटक था। उसके बाद एक मनसूख हिरेन नाम का शख्स था, उसका कत्ल हो जाता है। जो जांच कर रहा होता है बाद में वही पकड़ा जाता है। जो कहानी है वो एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो इस मामले की जांच कर रही थी, और 10,000 पन्ने की पूरी जो चार्जशीट जमा की गई है उसके हिसाब से है। 25 फरवरी 2021 कोरोना से थोड़ा बहुत राहत हुई ही थी कि तभी ये घटना होती है, जब देश के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर रात 2:10 पर एक स्कॉर्पियो कार खड़ी मिली। अंबानी के सुरक्षा कर्मियों ने देखा। उसके बाद उन्होंने लोकल पुलिस को खबर दी, ट्रैफिक पुलिस को खबर दी। पुलिस वहां पर पहुंचती है, गाड़ी को चेक करती है और उसके अंदर से जेलेटिन स्टिक 20 छड़ें मिलती हैं जो विस्फोटक है, और एक धमकी भरा खत जो अंबानी परिवार के नाम था। उसके बाद इस मामले की जांच आगे बढ़ती है। सचिन वाजे को जांच सौंपी जाती है जो सीआईए यूनिट से थे। उसके बाद जांच के दौरान पता चलता है कि जिस शख्स की ये गाड़ी है उसकी मौत हो गई है, कत्ल हो गया है। फिर ये जांच मुंबई एटीएस को सौंपी जाती है, फिर एटीएस से एनआईए को सौंपी जाती है। तो अब आगे की कहानी चार्जशीट के हिसाब से। तो पूरी कहानी ये है कि सचिन वाजे जब लंबे अरसे के बाद, तकरीबन 15-16 साल के बाद मुंबई पुलिस में आता है, तो कमिश्नर परमवीर सिंह के मेहरबानी से वापस फिर क्राइम ब्रांच में ही शामिल किया जाता है। कुछ वक्त तक काम करता है। उसके बाद फिर उसके अंदर कुलबुलाहट होने लगती है। कुछ बड़ा करना, कुछ नया करना, कुछ नाम कमाना, कुछ पैसे कमाना। और उसी के दिमाग की ये उपज होती है कि क्यों ना देश के सबसे अमीर आदमी को निशाना बनाया जाए। मीडिया में भी सुर्खियां छपेंगी और इसका भी काम होगा। और फिर उसने इसके लिए प्लानिंग की। उसने कहा कि घर के बाहर एक गाड़ी में बॉम्ब रखेंगे, लेकिन वो बॉम्ब एक्टिवेट नहीं होगा ताकि कोई नुकसान भी ना हो। इसके बाद वो अपने एक पुराने दोस्त मनसूख हिरेन की कार स्कॉर्पियो का इस्तेमाल करता है। अपने एक साथी को 25 फरवरी की रात को, क्राइम ब्रांच यूनिट का ही था वो, जो अब विटनेस बन गया है, वो कहता है एक ऑफिशियल ऑपरेशन है सीक्रेट क्राइम ब्रांच का, तुम्हें मेरे साथ चलना है। वो उसको इनोवा गाड़ी में बैठाता है और खुद स्कॉर्पियो में बैठता है, और दोनों थाने से चलते हैं और थाने से पहुंचते हैं एंटीलिया हाउस के बाहर। एंटीलिया हाउस के बाहर स्कॉर्पियो को पार्क करता है और इनोवा में बैठकर निकल जाता है। इसके बाद जब ये बाईकुला पहुंचता है, 2:10 में इसने गाड़ी पार्क की थी। तो जब ये बाईकुला पहुंचता है तब सचिन वाजे देखता है कि उसका ऑफिशियल आईडी नहीं है उसके पास। वो सब जगह देखता है, जिस गाड़ी में बैठा था उसमें देखता है, लेकिन जब कहीं नहीं मिला तब उसे एक डर सताने लगा। उसे लगने लगा कि जिस स्कॉर्पियो गाड़ी को पार्क करके आया है एंटीलिया के बाहर, उसमें उसका आईडी रह गया है, और अगर आईडी उस कार में रह गया तो वो पकड़ा जाएगा और उसका भेद खुल जाएगा। तो सचिन वाजे घबरा जाता है। उसके बाद वो 4:30 सुबह, यानी गाड़ी पार्क करने से 2 घंटे 20 मिनट के बाद वापस एंटीलिया के बाहर पहुंचता है। अपनी आईडी कार्ड को देखना था उसे, लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि एंटीलिया के गार्ड की नज़र उससे पहले उस गाड़ी पर पड़ जाती है, और चूंकि अंबानी के घर के बाहर 2 घंटे से ज़्यादा कोई लावारिस गाड़ी खड़ी है, उन्हें चिंता होती है और वो तब तक पुलिस को फ़ोन कर देते हैं, लोकल पुलिस को। लोकल पुलिस आ जाती है, ट्रैफिक पुलिस आ जाती है। अब अंबानी के घर के बाहर गाड़ी खड़ी है, कुछ भी हो सकता है, बम भी हो सकता है, धमाका भी हो सकता है, इसलिए पुलिस वाले भी उस गाड़ी से दूर रहते हैं। और फिर बीडीएस यानी बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को मैसेज दे दिया जाता है। अब इसी दौरान में सचिन वाजे वहां पहुंच जाता है, लेकिन अब उसे डर था कि उसे कोई पहचान ना जाए, इसीलिए वो एक लंबा कुर्ता और मास्क पहनकर वहां घूमता है, जो बाद में विजुअल मिल गया सीसीटीवी कैमरा से। लेकिन वो करीब नहीं आता, देखता है पुलिस आ गई, फिर वो वहां से दूर हट जाता है, वापस चला जाता है। लेकिन उसे अभी भी डर था कि उसका आईडी कार्ड उसी गाड़ी में तो नहीं। इसीलिए फिर वापस वो कपड़े बदलकर सचिन वाजे बनकर ही आता है, एक इंस्पेक्टर, क्योंकि उसे लगा कि पुलिस को खबर हो गई है और मैं क्राइम ब्रांच के यूनिट का हेड हूँ, तो मेरी मौजूदगी होनी चाहिए। तो जब वो वहाँ पहुँचता है तो अंबानी के भी सिक्योरिटी गार्ड गाड़ी से दूर खड़े हुए हैं, पुलिस वाले भी, और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड भी। अब इन सबको मालूम है कि गाड़ी में कुछ भी हो सकता है,
सिर्फ सचिन वाजे को मालूम है कि गाड़ी में धमाका नहीं हो सकता, क्योंकि बॉम्ब तो उसी ने रखा था, जेलेटिन स्टिक। तो बार बार वो गाड़ी के करीब जा रहा है और बॉम्ब स्क्वाड जो पूरे अपने वर्दी में है, जो उनका होता है, यहाँ तक कि लोकल पुलिस और अंबानी के सिक्योरिटी गार्ड ने भी बार बार सचिन वाजे से कहा कि आप क्यों गाड़ी के करीब जा रहे हैं और अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल रहे हैं। गाड़ी से दूर रहिए, बॉम्ब हो सकता है, धमाका भी हो सकता है। सचिन वाजे ने एक दो बार गाड़ी खोलने की भी कोशिश की, लेकिन इतने लोग थे, मजबूर हो गया। आईडी कार्ड अंदर से ले नहीं सकता था। खैर, थोड़ी देर बाद गाड़ी खुलती है और इसके बाद जेलेटिन स्टिक और सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन वो आईडी कार्ड दरअसल गाड़ी के अंदर नहीं था। चार्जशीट में ये नहीं लिखा है कि वो आईडी कार्ड बाद में कहाँ से मिला, लेकिन गाड़ी में नहीं था। सचिन वाजे का एक वहम था कि शायद गाड़ी में छूट गया और उस वहम की वजह से एक पुख्ता सबूत छोड़ दिया। वापस वो मौका वारदात में पहुंचा। तो पहला शक यही हुआ कि सचिन वाजे को कोई लेना देना नहीं था इस केस से। वो रात को पहुंचता है, बाकी लोग गाड़ी से दूर खड़े हैं कि धमाका ना हो, और वो करीब जा रहा है। और ये सारे विटनेस जो थे, उन्होंने एनआईए को गवाही दी, और फिर एनआईए को लगा कि गाड़ी के करीब वही जा सकता है जिसे मालूम हो कि इस गाड़ी में धमाका नहीं होगा। तो पहली चीज़ ये रही। अब इसके आगे की कहानी क्यों। तो सचिन वाजे के करीबी 10 लोग जो नामजद दर्ज हैं, उनमें से कुछ विटनेस ने गवाही दी। उन्होंने कहा कि सचिन वाजे जब वापस आया तो उसने कहा कि मुझे नाम कमाना है, बड़ा पुलिस अफसर बनना है, और आउट ऑफ टर्न जो प्रमोशन होता है वो किसी बहादुरी के काम से होते हैं, पुलिस में हमेशा होता है, और इसका गलत फ़ायदा भी उठाते हैं लोग। कई बार फेक एनकाउंटर करते हैं शाबाशी लूटने के लिए, गलत लोगों को फंसा के तरक्की पा लेते हैं। ऐसे कई केस हुए हैं। तो ये भी ऐसे ही आउट ऑफ टर्न प्रमोशन चाहता था, बड़ा पुलिस अफसर बनना चाहता था, मीडिया में नाम चाहता था, और साथ में देश के सबसे अमीर आदमी से पैसे वसूलना चाहता था, यानी मुकेश अंबानी से। उसकी जो पूरी प्लानिंग थी वो ये थी कि वो इस साजिश को बेनकाब करेगा और दिखाएगा कि कैसे इस केस को सॉल्व किया और अंबानी परिवार की जान बचाई, और बदले में अंबानी परिवार खुश होकर उसे पैसे देगा। अंबानी के सिक्योरिटी गार्ड से जब एनआईए ने पूछताछ की तो पता चला कि मुकेश अंबानी को थ्रेट तो है, धमकियां मिलती हैं, लेकिन जब ये इंसिडेंट हुआ 25 फरवरी 2020, उस वक्त तक उनको सिर्फ फार्मर की तरफ से धमकियां आ रही थी, किसानों की तरफ से। आपको पता ही होगा कि उस वक्त देश में कितना बड़ा आंदोलन चल रहा था किसानों की तरफ से। तो किसानों की तरफ से धमकियां मिल रही थीं, क्योंकि किसानों को ये था कि किसानों की जो फसल है वो बड़ी बड़ी कंपनियां औने पौने दामों पर खरीद कर किसानों को कंगाल बना रही हैं। तो उसमें कुछ किसानों ने धमकी दी थी मुकेश अंबानी को, लेकिन उसके अलावा कोई सीरियस थ्रेट नहीं था। तो एनआईए को लगा कि जब कोई सीरियस थ्रेट नहीं था तो मुकेश अंबानी के घर के बाहर कोई बम क्यों रखेगा। तो फिर ये खुलासा हुआ कि अंबानी से पैसे वसूलने थे इस शाबाशी के काम के लिए, कि देखो हमने एक बड़ा ऑपरेशन नाकाम कर दिया, हमने आपकी जान बचाई, पूरे परिवार की जान बचाई, तो बदले में आप कुछ बख्शिश दीजिए। अब अंबानी की बख्शिश कितनी होगी ये आप खुद बेहतर समझ सकते हैं। तो ये मकसद था अंबानी से पैसे वसूलना और बड़ा पुलिस अफसर बनना। अब सवाल ये था कि यहाँ तक साजिश ठीक थी, एक गाड़ी खड़ी की, विस्फोटक भी ऐसा नहीं था कि बम फट जाए। आम तौर पर ये केस यहीं पकड़ा जाए तो ज़्यादा साल तक किसी को सज़ा भी नहीं होती, वो जेल से बाहर भी आ जाता। तो एक मनसूख हिरेन नाम के शख्स का कत्ल क्यों किया गया? क्योंकि इस पूरी साजिश में कत्ल कहीं से था ही नहीं, ना प्लानिंग में, ना ही कहीं और। ये कत्ल अचानक हुआ, और ये कत्ल इसलिए हुआ क्योंकि मनसूख हिरेन ने गलती कर दी थी, जज करने में गलती। सचिन वाजे को इसके लिए एक गाड़ी चाहिए थी, गाड़ी कहाँ से मिले? अब इत्तेफाक से वो मनसूख हिरेन की गाड़ी यूज़ करता था, इस स्कॉर्पियो को। उसे लगा इस गाड़ी को यूज़ कर लेता हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस ये कि जब जांच होगी तो जांच तो मैं ही करूँगा, तो बाकी चीज़ें देख लूँगा, और यहीं उसने गलती कर दी। गाड़ी का इस्तेमाल हुआ और गाड़ी के नंबर प्लेट से गाड़ी के असली मालिक मनसूख हिरेन का नाम सामने आया, तो मनसूख हिरेन घबरा गया। अब इस दौरान में सचिन वाजे को ये उम्मीद नहीं थी कि इसमें इतने लूप होल निकलेंगे और मामला इतना तूल पकड़ेगा कि ये केस उसके हाथ से निकल के किसी और एजेंसी को भी सौंपी जा सकती है।
उसे पता था कि वो इस केस की जांच करेगा तो अपने हिसाब से करेगा और नतीजा अपने हिसाब से निकाल देगा। लेकिन कोई और एजेंसी इस केस की जांच करेगी तो इस केस की सबसे कमज़ोर कड़ी मनसूख हीरेन निकलेगा। और इसी बात का डर था कि अगर मनसूख हीरेन ने मुंह खोल दिया तो उसकी सारी प्लानिंग बेकार हो जाएगी। और हुआ यही। मीडिया ने इस केस को लेकर बेहद सारे लूप होल निकाले, मामला तूल पकड़ा और यहीं पर मामले की जांच एटीएस को दे दी गई, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड मुंबई। अब एटीएस में सचिन वाजे के बहुत सारे दुश्मन थे, तो उसे लगा मनसूख हिरेन एटीएस के हाथों में चला गया तो अपना मुंह खोल देगा और उसकी जो सारा करा धरा था वो सबके सामने आ जाएगा। अब यहाँ से वो सारे लोग को इस खेल में शामिल करता है, जो अभी तक कोई नहीं था, लेकिन अब मजबूरी थी, खेल बदल गया था। अब इस दौरान में वो मनसूख हिरेन को समझाने की कोशिश करता है कि इस गाड़ी का नंबर आउट हो गया है, तुम इसकी जिम्मेदारी ले लो, बॉम्ब रखने की बात कबूल कर लो और मैं तुम्हें बेल आउट करवा दूंगा गिरफ्तारी के बाद भी, और आगे चलकर इस कहानी को कोई और मोड़ दे दूंगा। मनसूख हिरेन मान नहीं रहा था। उसने कहा मैंने जब किया नहीं तो मैं इसकी जिम्मेदारी क्यों ले लूं। और अब जांच भी दूसरे एजेंसी के पास जाने वाली थी। तब मनसूख हिरेन को रास्ते से हटाना जरूरी हो गया और तब सचिन वाजे ने प्लानिंग की और प्रदीप शर्मा को शामिल करता है, जो कभी इसका गुरु रहा। अब सचिन वाजे प्रदीप शर्मा से मिलने के बाद तय करता है कि मनसूख हिरेन का मुंह बंद करना होगा और मुंह बंद करने के लिए उसका मरना जरूरी है। तो 2 मार्च को 25 फरवरी को ये केस हुआ था और 2 मार्च को सचिन वाजे मनसूख हिरेन को अपने ऑफिस बुलाता है क्राइम ब्रांच के, जहां वो उसे 2 लोगों से मिलवाता है, एक प्रदीप शर्मा और दूसरा सुनील माने। और ये मुलाकात इसलिए कराई गई थी ताकि ये दोनों अच्छी तरह से मनसूख हिरेन को पहचान सकें, ताकि जब कत्ल हो तो सही आदमी का कत्ल करें, गलत आदमी का कत्ल ना करें। तो सिर्फ मनसूख हिरेन की शक्ल दिखाने, ठीक से आइडेंटिफाई करने 2 मार्च को सचिन वाजे अपने दफ्तर में प्रदीप शर्मा और सुनील माने, खुद मुंबई पुलिस का इंस्पेक्टर रहा, उसे बुलाते हैं, दिखाते हैं कि ये मनसूख हिरेन है। फिर मनसूख हिरेन वहाँ से चला जाता है। 3 मार्च को सचिन वाजे वैक्सीन के बड़े से बैग में बहुत सारे रुपए लेकर प्रदीप शर्मा को देता है और ये सारे नोट 5-5 सौ के थे। ये पैसे कत्ल की सुपारी थी एक तरह से। और इसके साथ ही सचिन वाजे एक सिम कार्ड देता है सुनील माने को, ताकि वो इस कार्ड से मनसूख हिरेन से बात करे। अब ये 2 काम हो गए, पैसे दे दिए गए, सिम कार्ड दे दी गई। अब इसके बाद एक गाड़ी का इंतज़ाम करना है जिससे कत्ल किया जा सके। तो एक लाल कलर की गाड़ी, जिसका इंतज़ाम खुद सुनील माने ने किया, जो क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर और प्रदीप शर्मा का पुराना दोस्त। अब सब कुछ हो गया, बस किराए के कातिलों का भी इंतज़ाम करना था, वो भी हो जाता है। अब इसके बाद मौत की तारीख आती है 4 मार्च की रात। तो सचिन वाजे 4 मार्च को अपना प्रोग्राम इस तरह रखता है कि जब कत्ल हो तो वो दिखाए कि वो ऑफिशियल ड्यूटी पर है। तो मुंबई में ही एक टिप्सी बार में रेड करने के नाम पर कुछ टीम के लोगों को लेकर पहुंच जाता है और वहां रेड डालता है, ताकि उसकी मौजूदगी ऑफिशियली टिप्सी बार में दिखाई जा सके, सर्विस रिकॉर्ड पे भी और रजिस्टर पे भी। अब सचिन वाजे टिप्सी बार में रेड कर रहा है। इससे पहले शाम को सचिन वाजे मनसूख हिरेन को फ़ोन करता है और कहता है, देखो हम तुमको इस केस से निकालने की कोशिश कर रहे हैं और हो सकता है तुम्हारी गिरफ्तारी भी ना हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक इंस्पेक्टर तावड़े नाम के शख्स से मिलना ज़रूरी है। मैंने उससे बात कर ली है, वो तुम्हें इस केस से निकालने का रास्ता बताएगा और इसके लिए तुम्हें उससे जाकर मिलना होगा। और ये तावड़े जो है वो कांदीवली क्राइम ब्रांच में काम करता है। मैंने तावड़े को तुम्हारा नंबर दे दिया है, वो तुम्हें फ़ोन करेगा, तुम उससे मिल लेना, वो तुम्हारा इस केस से नाम हटा देगा। परेशान मनसूख हिरेन, सीधा साधा बिजनेसमैन, कार एसेसरीज की दुकान चलाने वाला, जब उसे बताया कि इससे मिल लो, तब उसके अंदर एक उम्मीद की किरण जागी और कहा कि मैं मिलूंगा। और 4 मार्च की रात सुनील माने फ़ोन करता है मनसूख हिरेन को, लेकिन सुनील माने बनकर नहीं, बल्कि इंस्पेक्टर तावड़े बनकर, कि मैं इंस्पेक्टर तावड़े बोल रहा हूँ कांदीवली क्राइम ब्रांच ऑफिस से, और आप मुझे 8:30 बजे घोड़बंदर रोड ठाणे पर मिलो, सूरज वाटर पार्क के पास। फ़ोन आने के बाद करीब 8 बजे मनसूख हिरेन अपने घर से निकलता है। उनके पास कार थी, लेकिन वो ऑटो पकड़ते हैं और ऑटो पकड़कर पहुंचते हैं सूरज वाटर पार्क के पास घोड़बंदर रोड पर। और वहां पर वहीं सुनील माने उनको मिलता है और बताता है मैं तावड़े हूँ, और मनसूख हिरेन को अपने कार में बैठा लेता है। 9:15 बजे का वक्त था जब ये कार सुरेखा होटल के सामने पहुंचती है। घोड़बंदर रोड से निकलकर वहां पहुंचने के करीब 7 मिनट तक
मनसूख हिरेन और सुनील माने बात कर रहे होते हैं। 9:22 पर जो किराए के कातिल थे वो वहाँ पर एक कार में पहुँचते हैं। रेड कलर की कार थी जिसका इंतजाम सुनील माने ने किया था। उस कार के अंदर 4 लोग बैठे हुए थे। सुनील माने यानी तावड़े अब बताता है मनसूख हिरेन को कि ये लोग हैं जो तुम्हें निकालेंगे इस केस से, इनके साथ बैठ जाओ और जहाँ ले जा रहे हैं जाओ और चिंता मत करो, चूँकि सचिन वाजे सर का हुक्म है तो तुम्हारा अब इस केस में कहीं नाम नहीं आएगा। इसके बाद मनसूख हिरेन को उस लाल कलर की कार में बैठाया जाता है। इस कार में उसे पीछे की तरफ बैठाया जाता है। उससे कहा जाता है कि कोई दूसरी एजेंसी तुम्हें पकड़ ना ले तो उसे पीछे बीच में बैठाया जाता है। तो पीछे की तरफ संतोष और आनंद जाधव नाम के 2 शख्स बैठे हुए थे, उन्हीं के बीच में मनसूख हिरेन को बैठाया जाता है। मनीष सोनी गाड़ी चला रहा था और एक शख्स सतीश मुतखुरी बराबर में बैठा हुआ था ड्राइवर सीट के। गाड़ी वहाँ से आगे चलती है और एक सुनसान जगह में पहुँचती है। इस दौरान में वो लोग मनसूख हिरेन से कहते हैं कि तुम अपना मोबाइल हमें दे दो, चूँकि मोबाइल के जरिए भी सर्विलांस हो सकता है, हम पकड़े जा सकते हैं। और मनसूख हिरेन शराफत में भरोसे में फ़ोन दे देता है। इसके थोड़ी देर बाद एक शख्स रुमाल निकाल कर मनसूख हिरेन के गले में डालता है। बाकी लोग उसके हाथ पर पकड़ते हैं। चलती गाड़ी में मनसूख हिरेन का गला घोट कर कत्ल कर दिया जाता है। करीब 9:57 पर ये लोग कसेली ब्रिज थाने में पहुंचते हैं। मनसूख हिरेन अब तक मर चुका है। वहाँ आसपास देखते हैं कोई जगह, पर कुछ ऐसा मिला नहीं। 10:30 बजे ये लोग कसेली ब्रिज के ऊपर दोबारा पहुँचते हैं। वहाँ जाने के बाद गाड़ी को साइड में रोकते हैं और मनसूख हिरेन ने जो भी गले में सोने की चैन, बाकी चीज़ें जो पहन रखी थी, कैश, क्रेडिट कार्ड, पर्स, ये सब तलाशी कर निकाल लेते हैं। और इसके बाद मनसूख हिरेन की जो लाश है वो वहीं ब्रिज के पास पानी में फेंक देते हैं। और ये सब कुछ 11 बजे के पहले हो चुका था। लाश उन्होंने ऐसी जगह फेंकी कि उन्हें लगा कि पानी का फ्लो है, लाश बह जाएगी, बह के पता नहीं कहाँ चली जाएगी, कभी मनसूख हिरेन का पता नहीं चलेगा। लेकिन 5 मार्च की सुबह एक शख्स देखता है कि एक लाश किनारे अटकी पड़ी है और फिर वो 100 नंबर को कॉल करता है। पुलिस आती है और फिर पहचान होती है कि ये मनसूख हिरेन है। तो इस पूरे कत्ल में सचिन वाजे ने सबसे बड़ा रोल प्ले किया और इस कत्ल को अंजाम देने में सचिन वाजे का साथ निभाया उसके गुरु प्रदीप शर्मा ने, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, जिनके नाम पर 100 से ज़्यादा एनकाउंटर है। और ये सारे पैसों का लेन देन, सारी चीज़ें इन दोनों ने की। और इसीलिए न सिर्फ सचिन वाजे को बल्कि प्रदीप शर्मा को भी एंटेलिया साजिश और कत्ल इन सब का आरोपी बनाया गया है। 10,000 पन्नों की ये चार्जशीट है, अदालत में पेश कर दी गई है। 10 लोगों के नाम हैं जिनमें 5 पुलिस वाले हैं, 2 तो टॉप के हैं, सचिन वाजे और प्रदीप शर्मा। तो ये NIA की पूरी कहानी है कि ये एंटीलिया की साजिश क्यों, कैसे, कौन, मनसूख हिरेन का कत्ल क्यों। तो 10,000 पन्नों की ये पूरी कहानी है, जिसका शॉर्ट में बात करें तो अंबानी परिवार से पैसे वसूलना, बड़ा पुलिस अफसर बनना, अखबारों में फ़ोटो देखना, टीवी पर हेडलाइन बनना, ये मकसद था सचिन वाजे का। और इस मकसद में साथ दिया एक और पुलिस अफसर प्रदीप शर्मा ने। बट इस मकसद के बीच आड़े आ गया मनसूख हिरेन और इस मनसूख हिरेन ने इस पूरे इल्ज़ाम को अपने सर लेने से मना कर दिया। अगर मनसूख हिरेन ये इल्ज़ाम अपने सर ले लेता कि इस गाड़ी को इसी ने पार्क किया है और उसी ने धमकी दी है और उसी की जिलेटिन थी, तो यकीन मानिए कि इस पूरी कहानी की सच्चाई हमारे सामने कभी नहीं आती। और फिर एक बेगुनाह के ऊपर सारी चीज़ें डालकर, कोस कर आतंकवादी तक उसको हम लोग बना देते शायद, और बुरा भला बोलते रहते और वो जेल में रहता। लेकिन उसने ये इल्ज़ाम अपने सर नहीं लिया और यहीं पर सचिन वाजे गलती कर गया, क्योंकि उसने उसका कत्ल किया और यहीं से सारी चीज़ें उसके हाथ से निकलती गई। तो ये थी कहानी एंटीलिया और मनसूख हिरेन के कत्ल की। आज की कहानी में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल नोटिफिकेशन के बटन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली किसी कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, बाय बाय।